नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पुनः हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। आज हिंदी साहित्य के इतिहास के इस प्रथम कक्षा में हम साहित्य की जो इतिहास दृष्टि है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि इतिहास क्या है, किसे कहा जाता है इतिहास, और जब हम उस इतिहास शब्द को साहित्य के संदर्भ में देखते हैं तो उसका क्या अभिप्राय लिया जाता है। शाब्दिक दृष्टि से यदि इतिहास का अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ है कि ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ। इन दोनों ही वाक्यों से एक जो तथ्य स्पष्ट होता है वह यह है कि इतिहास का संबंध अतीत से है, जो बीत चुका है उन घटनाओं से है। इतिहास की अतीत की परिस्थिति, स्थिति, घटना, प्रक्रिया, प्रवृत्ति, इन समस्त तथ्यों का समावेश इतिहास के अंतर्गत विद्वान करते आए हैं। कहीं कहीं हम इतिहास शब्द को लाक्षणिक दृष्टि से भी देखते हैं। लाक्षणिक अर्थात इतिहास का जो लक्षण है, गुण है, हम किसी व्यक्ति या घटनाओं के संदर्भ में भी उसका प्रयोग होते हुए देखते हैं। इसके लिए डॉक्टर नगेंद्र ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे हम महात्मा गांधी के लिए ये वाक्य प्रयोग करते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत के नए इतिहास का निर्माण किया था। तो यहाँ हमने घटना को लाक्षणिक दृष्टि से इतिहास रूप में प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल से ही इतिहास के अध्ययन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता अध्येताओं ने दी है, और ये एक विवाद का प्रश्न रहा है कि इतिहास को हम कला माने या विज्ञान माने। कला या विज्ञान मानने के पीछे जो प्रमुख क्वालिटी है, प्रमुख लक्षण है, वह यह है कि उस विषय का जो अध्ययन पद्धति है वह कैसी है। विषय वस्तु की अपेक्षा हम अध्ययन पद्धति को लेते हैं कि उस विषय की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है अथवा कला के अनुकूल है। तो यदि हम अतीत के इतिवृत्त को, अतीत हमें इतिवृत्त प्रदान करता है, पास्ट में जो हो चुका है उसकी जानकारी देता है, उसे यदि हम व्यक्तिक दृष्टिकोण से ललित शैली में प्रस्तुत करते हैं तो वह कला के रूप में होगा। और अगर हम उसी इतिवृत्त को तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से, तटस्थ या गवेषणात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वह इतिहास को वैज्ञानिक या विज्ञान का रूप प्रदान करेगा। और आज वर्तमान संदर्भ में यदि हम देखें तो इतिहास को हम भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान के शास्त्र जैसे विज्ञान की संज्ञा तो नहीं दे पाएंगे। हम इसे भाषा विज्ञान या समाज विज्ञान के अधिक निकट का विज्ञान मान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या रहा है। सबसे पहले हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करेंगे कि इतिहास के प्रति पश्चिम में कैसा दृष्टिकोण रहा है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास भारतीय इतिहासकारों की अपेक्षा जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा है, कि जैसा है, जो सत्य है, सत्य की खोज, अनुसंधान, इससे ग्रहण करते हुए उन्होंने इसे यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। हीरोडोटस का उदाहरण हम देख सकते हैं कि ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व इनका समय है। उन्होंने कहा है कि ये भी डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया उल्लेख है। उन्होंने कहा है, हीरोडोटस कहते हैं कि इतिहास वैज्ञानिक विधा है। उन्होंने कहा है कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है और इसलिए इसकी जो पद्धति है, इसकी जो प्रणाली है वह आलोचनात्मक होती है। ये मानवीय विद्या भी है क्योंकि ये मनुष्य से संबंधित है। मनुष्य के क्रियाकलाप, मनुष्य के कार्य, मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों को वह वर्णित करती है, इसलिए यह मानवीय की विद्या भी है। ये तर्क संगत है क्योंकि इसमें जो तथ्य हैं और जो निष्कर्ष हैं प्रमाण पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, इसलिए तर्क संगत है। इतिहास अतीत के आलोक में भविष्य के प्रति प्रकाश डालता है, अतः यह शिक्षाप्रद विद्या भी है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण जिस बातों की बात कर रहा है वह मुख्यतः यथार्थ पर आधारित है। हीरोडोटस उसके एक प्रमुख उदाहरण है। और आधुनिक युग में भी ऐसे कई विचारक हुए जिन्होंने पाश्चात्य रूप से इसकी व्याख्या की है, जिसमें हम हीगल को ले सकते हैं। हीगल के पहले भी कुछ विचारक हुए
और हीगल उन्हीं की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। और वह इतिहास की घटना में जो प्रमुख तथ्य स्थापित करते हैं कि वह कहते हैं कि इतिहास की जो घटनाएं हैं उनमें कारण और कार्य संबंध होता है। जैसे कोई युद्ध हुआ, उसके पीछे के कारण निहित है। राजा के द्वारा यह निर्णय लिया गया, उसके पीछे कुछ कारण निहित है। तो इतिहास का वर्णन या विश्लेषण इनके बीच में एक कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। डार्विन इससे थोड़ा सा अलग जाके जो विचार व्यक्त करते हैं वह विकासवादी सिद्धांत है। डार्विन कहते हैं कि जो घटनाएं घटित हो रही है वह घटना, इतिहास का अर्थ घटना समूह का संकलन करना या उनको जोड़ना या उनका वर्णन करना न होकर के उनके विकास क्रम को विवेचित करना है कि आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह इतिहास की किन किन घटनाओं से गुजरकर आज के वर्तमान संदर्भ में हम पहुंचे हैं। तो हम देखते हैं कि प्रमुख हम इन विचारकों के मतों को जानने के बाद इतिहास के प्रति जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है, अगर हमें एक पंक्ति में कहना हो तो वो यथार्थवादी है। जैसे तथ्य हैं वैसे तथ्यों का वर्णन करना उनकी दृष्टि में इतिहास है। भारतीय दृष्टि है वह इतिहास के प्रति उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी रहा है। भारतीय दृष्टि केवल सत्य शोधक न रहकर वह सत्यम, शिवम और सुंदरम की बात कहती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि महाभारत जो ग्रंथ है उसमें उस समय के इतिव्रत का, पूर्वव्रत का वर्णन किया गया है, फिर भी उसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश भी दिया गया है। उसी प्रकार से पौराणिक जो ग्रंथ हैं उसमें ऋषियों और महापुरुषों का जो चरित्र गान किया गया है उसमें भी इतिहास की अपेक्षा उन महापुरुषों के चरित्र को अधिक महत्व दिया गया है। आगे चलकर जो बाण, कलहन जैसे इतिहासकार आए उनके दृष्टि इन महाभारत काल से या पौराणकारों से थोड़ी अलग होते हुए भी, यथार्थवादी होते हुए भी वह फिर भी काव्यात्मकता और अलंकृति का मोह नहीं छोड़ पाए हैं। इतिहास का वर्णन करते हुए भी उन्होंने इतिहास को काव्य रूप में, अलंकृत रूप में वर्णित किया है। तो वह भी सुंदरम वाली जो प्रवृत्ति है उसे वह नहीं त्याग पाए हैं। इसे व्यवहारिक दृष्टि से हम भारतीय दृष्टि का एक गुण भी मान सकते हैं, लेकिन जब हम इतिहास को अगर सत्य का ही बोधक मानेंगे तो ये एक प्रकार से भारतीय दृष्टिकोण का एक दोष भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इतिहास के संदर्भ में, अभी हमने बात की, अब हम बात करेंगे कि साहित्य की इतिहास दृष्टि क्या है। राम गोपाल शर्मा इस संदर्भ में लिखते हैं कि साहित्य की इतिहास दृष्टि एक दो धारी तलवार है जिस पर साहित्य के इतिहासकार को चलना होता है, क्योंकि उसके सामने एक और मानव जाति का स्वरूप होता है और दूसरी ओर उसकी चित्तवृत्तियों का आकलन भी होता है। तो इस दृष्टि से अगर साहित्य का इतिहास लिखना हो तो हमें न केवल मानव जाति का इतिहास हमें ध्यान होना चाहिए, बल्कि मानव जाति के भीतर, उसके मन के भीतर, उसकी जो आत्मा है उसके भीतर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या क्या कारण कार्य वहाँ बन रहे हैं, उनका आकलन भी करना होता है, ऐसा राम गोपाल शर्मा कहते हैं। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं का या मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर हम किसका अध्ययन करते हैं? हम उसमें साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन करते हैं, और वह साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन हम ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। साहित्यिक रचनाएं मानवीय क्रियाकलापों से वैसे तो भिन्न नहीं है, लेकिन ये विशेष वर्ग के मनुष्यों की विशिष्ट क्रियाओं की सूचक होती है। हम सभी मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन न करके एक उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो वर्ग है उसकी क्रियाओं का अध्ययन हम साहित्य के इतिहास में करते हैं। और आज के संदर्भ में पाश्चात्य साहित्य में भी विभिन्न इतिहासकारों में ये मान्यता प्रचलित हो चुकी है कि किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक, राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है। और इसे फ्रेंच विद्वान टैन, हडसन जैसे विद्वान, काफे, गेटे, इन्होंने भी युग चेतना के रूप में इस प्रवृत्ति को स्वीकार किया है। और इस संदर्भ में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार से इस इतिहास का अध्ययन विकासवाद के आधार पर संभव है,
उसी प्रकार साहित्य के इतिहास की भी वैज्ञानिक व्याख्या विकासवादी आधार पर की जा सकती है। अब हम ये देखेंगे संक्षेप में कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है, हमने पहले ये पढ़ा कि इतिहास किसे कहते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि साहित्य की इतिहास दृष्टि क्या है, जिसमें हमने ये जाना कि साहित्य का इतिहास है वह उस युग की चेतना का ही प्रतिबिंब होता है। तो उस युग की स्थितियों के संदर्भ में ही हम मानव की चित्तवृत्तियों का अध्ययन भी करते हैं। तो भारत में हिंदी भाषा है उसका जो साहित्य है उस संदर्भ में हम आगे बात करेंगे कि लगभग 10वीं शताब्दी से या कुछ 7वीं शताब्दी से या कुछ 9वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह लिखने की परंपरा 1800 के करीब प्रारंभ होती है। इस संदर्भ में हम सबसे पहले हमें जो मिलता है वह हमें फ्रेंच विद्वान गार्सा द तौसी का इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है, जिसे हम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कह सकते हैं। ये ग्रंथ 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू के कवियों का भी परिचय दिया गया है। उसके पश्चात 1883 में शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। इसमें कवियों का जीवन परिचय और कविताओं के उदाहरण देकर इतिहास लेखन की दिशा में एक सार्थक प्रयास शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया। 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह जो इतिहास है ये पाश्चात्य जो इतिहास लेखन की परिभाषा है उसके अनुसार काफ़ी सटीक बैठता है। इसमें पहली बार हिंदी के कवियों और लेखकों का कालक्रम से वर्गीकरण किया गया और भारतीय दृष्टि को अपनाते हुए उनका परिचय प्रवृत्तियों को भी उन्होंने ग्रियर्सन ने स्पष्ट किया। 1913 में मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नाम से इसके 3 भाग प्रकाशित करवाए और 1934 में इसका 4था भाग प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु ने लगभग 5000 साहित्यकारों को इसमें स्थान दिया और इनको कालखंड के हिसाब से विभाजित भी किया। साहित्य के इतिहास लेखन के भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण को मिलाकर एक संतुलित दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनका ये जो ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर जो पुस्तक है उसकी भूमिका के रूप में उन्होंने इसे लिखा और बाद में इसको परिवर्तित रूप के साथ हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा और उसके पश्चात हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से इनके 2 और इतिहास ग्रंथ प्रकाश में आते हैं। इन सब में रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक प्रेरणा स्तंभ के रूप में आगे के इतिहासकारों के लिए भी काम में आता रहा। बहुत सारे इतिहास आगे लिखे गए जिसमें राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी महत्वपूर्ण रहे हैं। और आज भी अभी वर्तमान में कई इतिहास हमारे समक्ष मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, जिनसे हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के जो परिवर्तित रूप है उसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। आज के संदर्भ में हिंदी साहित्य का जो इतिहास का लेखक है उसे सबसे अधिक जो अपेक्षा की जाती है कि उसे कैसा होना चाहिए, तो उसकी जो सामग्री उसे प्राप्त है उसके प्रति उसका दृष्टिकोण प्रामाणिक संतुलित होना चाहिए। विकास क्रम को वह एक रूपरेखा के रूप में, परंपरा के रूप में स्थापित कर पाए। इतिहास लेखक के रूप में युग की सांस्कृतिक उपलब्धियां और उसमें उस साहित्यकार के महत्व को भी रेखांकित किया जा सके। जो अप्रकाशित साहित्य समय समय पर प्रकाश में आता है उसे लेखक या जो साहित्य का इतिहास लेखक है वह उसमें समाहित कर पाए। इन सब चीज़ों को यदि
साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयोग में लिया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास से आगे की तरफ इतिहास लेखक का कार्य संपन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने इतिहास, साहित्य की इतिहास दृष्टि और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराओं के बारे में अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, इसमें क्यों विवाद है, इस बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।